हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल हब और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ बेसिक फैक्टर्स या फिर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था साइंटिस्ट की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल्स क्या होते हैं, कैसे बने हो सकते हैं, आप सेल्स को कैसे देख सकते हो, टेम्पररी माउंट क्या होता है, कौन सा स्टेनिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ ह्यूमन बॉडी के सेल्स भी देख लिए थे। ठीक है। अब हमने देखा था कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कि यानी वो कैसे बने होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रही है, यही है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जैसे मान लीजिए एक सेल है। क्लियर? तो ये वाला हिस्सा अगर मैं बोलूँ, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इसको जूम करने के बाद हमें इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखने को। अब आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा होगा, ये लिपिड मॉलिक्यूल है। इसीलिए अब ये ऐसे लिपिड्स की दो लेयर से बना होता है, इसलिए इसको हम फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बोलते हैं। बाई का मतलब होता है टू, और लेयर यानी कि दो परत। ठीक है। तो ये ऊपर वाली एक है और ये नीचे वाली दूसरी लेयर है। ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में ये कुछ ब्लू ब्लू सा आपको दिख रहा है, ये प्रोटीन्स है। ये क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं, यानी कि एक जगह से चीजों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अगर बाहर की चीज को अंदर जाना है तो काम करेंगे, या फिर अंदर से चीजों को बाहर जाना है तो वहां पे भी। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होगा, जो आगे हमें पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसा रास्ते जैसा है, ये वाला ओपन, इसलिए इसको प्रोटीन चैनल कहा। अब ये इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोला गया है क्योंकि ये सब गोलू मोलू सा है। देखिए अंदर तक आपको दिख रहा होगा ब्लू वाला, यहाँ से ऐसे गया तो अंदर ऐसा ऐसा राउंड राउंड है, इसलिए ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एक वर्ड आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो गोल गोल डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये चेन, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है। इसकी कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। तो जब कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन से जुड़ जाए तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, सेल के बाहर का फ्लूइड, फ्लूइड आउटसाइड द सेल। ठीक है। उसके बाद देखिए इस चेन के बारे में बताया है, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? उसके बाद देखिए हाइड्रोफिलिक हेड्स, यानी कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ये ये है हेड। ठीक है। और ये जो दो है ये है टेल। तो हेड कैसे है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, तो पानी के साथ बॉन्डिंग करेंगे। दूसरा है हाइड्रोफोबिक टेल्स, यानी कि वाटर हेटिंग, ये वाटर से दूर भागेंगे। उसके बाद ये देखिए एक सिंगल सा डार्क ऐसा करके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बोला है, तो हम फॉस्फोलिपिड क्योंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप। अब इतनी डिटेल की डायग्राम तो मैंने डाली नहीं क्योंकि आपके क्लास को है। उसके बाद देखिए ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ये जो है सेल सेल इंटरेक्शन में या फिर सिग्नलिंग में काम करता है, इसको हम अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बोलते हैं। ये इंटीग्रल है। इंटीग्रल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ प्रोटीन है। ये देखिए एक साइड में निकला हुआ है, यानी कि एक साइड से है, इसको हम सरफेस प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। फिर ये जो रेशे हमें दिख रहे हैं, ये साइटोस्केलेटन है, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब स्केलेटन ऑफ सेल। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्लियर? उसके बाद देखिए, हाँ, इंटीग्रल ग्लोबुलर प्रोटीन,
जब ये धसा हुआ है और गोलू मोलू सा है इसलिए इसको इंटीग्रल ग्लोबुलर प्रोटीन बोला गया। उसके बाद इसको हम पेरीफेरी पे बोल रहे हैं क्योंकि पेरीफेरी यानी कि बाउंड्री पर है, ये पेरीफेरी बाउंड्री पर प्रेजेंट। अब देखिए ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ऐसा वाला जो दिख रहा है, जब उस पे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के चेन जुड़ जाए तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो येलो दिख रहा है आपको, ये ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड या फिर रिजिड बनाने में मदद करता है, यानी कि उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, बायो मेम्ब्रेन। क्लियर? तो चलिए अभी ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दी है मैंने, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते। तो देखिए अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है थ्योरी। This is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. यानी कि ये क्या है, सबसे बाहरी परत है सेल का, एक कोशिका की जो है सबसे आउटर लेयर है जो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसोल ऐसे दो चीजें पढ़ी। सेकंड क्या बोल रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ चीजों का अंदर आना एवं बाहर जाना कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और कुछ चीजों का आना जाना पूरी तरीके से रोक देती है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये एक गार्ड के जैसा काम करती है, यानी हर किसी को अंदर नहीं जाने देगी फ्री फंड। क्लियर? इसको मतलब पता होता है कि कौन सी चीज की नीड है तो वही अंदर जाएगी, दूसरी कोई भी चीज उसके साथ अंदर नहीं जा सकती। तो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कोई भी चीज जो है सेल के अंदर कैसे मूव कर सकती है। हाथ पैर तो है नहीं जी, कोई वाहन तो है नहीं। वाहन तो है, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये तो वाहन का ही काम करते हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने। देखिए यहाँ पे रास्ता है, यहाँ कोई चीज ज्यादा होगी, यहाँ से ट्रैवल करते हुए अंदर चली जाएगी, या फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए बाहर आएगी, तो ऐसा ही चलेगा। लेकिन ये तो बहुत डिटेल लेवल पर हो गया। नाउ हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल से चीजें बाहर कैसे आती। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. यानी कि CO2 एंड O2 ये क्या है, गैसेस है। तो गैसेस कैसे जाएंगी, डिफ्यूज होकर जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर? वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। आपने डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो है पहले चैप्टर में पढ़ ली है ऐसा इनका कहना है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, सो डोंट वरी गाइस। So next we saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. अब मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर, दूसरी लेयर, क्लियर, दूसरी लेयर, 1 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत है और यहाँ CO2 बहुत है। O2, ठीक है, अब हमें CO2 तो बाहर भेजना है, ये क्या करेंगे, सीधा चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर, और ऑक्सीजन आएगा क्योंकि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेट करेगा। हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज्यादा है वहां से कम वाली जगह की तरफ अगर वो मूव करता है, उसी प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम
आप ऐसी तो नहीं बना सकते हो, लेकिन ऐसी अपने पेपर में एक पेपर अच्छा दिखना चाहिए करके प्रेजेंट कर सकते हो। ये वाली डायग्राम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया डिफ्यूजन। तो ध्यान से सुनिए डिफ्यूजन क्या है। Some things similar to this happen in cells when, for example, some substances like CO2, which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration in. अब डिफ्यूजन की प्रक्रिया ऐसे ही कुछ सेल के अंदर भी चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेलुलर वेस्ट है यानी कि हमारे सेल का जो है वेस्ट मटेरियल है, जिसको सेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारे बॉडी में या हमारे कोशिकाओं में मौजूद रहता है। तो इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि हमारे सेल के बाहर के वातावरण में जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो रहता है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। यानी कि जितना CO2 हमारे बॉडी में है उतना ही कम बाहर है। So as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. अब जैसे कि हमें पता है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करने लगती है। यानी कि सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर एनवायरमेंट में लो कॉन्सेंट्रेशन है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के। क्लियर? समझ में आपको डिफ्यूजन? सिंपली अगर बोलूं, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। बेसिक डेफिनेशन हो गया। So, similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. और वैसे ही ऑक्सीजन गैस जो है हमारे शरीर में जो है डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू ही अंदर जाती है, क्योंकि बाहर में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है। इसीलिए Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. यानी कि ये जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है ना, ये हमारे गैसियस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करती है? एक सेल से दूसरे सेल में और सेल का बाहरी पर्यावरण के साथ जो है चेंजेस करवाने में यानी कि एक्सचेंज करवाने में मदद करती है। अब ये डायग्राम है डिफ्यूजन का, ठीक है। ये है आपका लिपिड बाइलेयर, ये जो आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बाहर देखिए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड है, और ये साइटोप्लाज्म यानी कि इनसाइड द सेल वाला हिस्सा है। तो सेल क्लियर। अब ये मॉलिक्यूल्स का देखिए कॉन्सेंट्रेशन बाहर कितना ज्यादा है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमारे सेल को मान लीजिए इन चीजों की जरूरत है। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोटीन या कोई रास्ता ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। ये लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 मॉलिक्यूल्स, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि यहाँ और यहाँ इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है डिफ्यूजन स्टॉप हो जाए। क्लियर हो गई बातें? आगे अब ये है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन जैसा ही है ऑस्मोसिस, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव है, ठीक है? अब क्या बदलाव है ये पढ़ने के बाद ही पता। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी पानी के लिए भी जो है डिफ्यूजन का जो नियम है वो लागू होता है। लेकिन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो पानी का मूवमेंट है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस जो है एक प्रकार से डिफ्यूजन का ही तरीका है। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब पानी किधर से किधर मूव करेगा ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें हमने कौन सी चीज मिलाई है।
और उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है, ठीक है। तो द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस तरफ पानी को भी, समझे। और अगर नहीं समझे तो अभी डायग्राम से समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाते हैं। हमने क्या बोला था डिफ्यूजन में, सॉल्यूट मूव करता है, कौन मूव करता है, सॉल्यूट। लेकिन ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मूव करता है। अब सोल्यूट यानी कि जो चीज हम मिक्स करते हैं प्लस सॉल्वेंट इसमें मिक्स कर सकते हैं, ये बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, शुगर एंड वाटर, क्या हो गया, शुगर सिरप बन गया, क्लियर बात है। तो अभी क्या करते हैं, हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये पानी है, समझ लीजिए, वाटर, और ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ये शुगर है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ मेंशन है। अब यहाँ जो है शक्कर के दाने ज्यादा है, लो शुगर, तो हम ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, क्लियर। तो इस साइड में क्या है, लो शुगर, और इधर हाई शुगर। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो यहाँ पानी, पानी इज अ सॉल्वेंट, ठीक। तो अब यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ पानी कम हो गया अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल, पानी कहाँ से जाएगा, वन साइड से टू साइड में। और अगर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को, यहाँ का वाटर लेवल कम हो गया है जबकि मॉलिक्यूल सेम है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सात इधर भी है, सात इधर भी है, लेकिन लेवल किसका कम हुआ, पानी का। यानी कि पानी जहाँ का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का ज़्यादा था वहाँ मूव कर, क्लियर हो गई बातें, ये है। तो अगर हमें लिखना है इसको, जैसे डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिखा था, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। अब what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water, क्या होगा, इसका दिमाग लगाइए। अगर मैं किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को शुगर सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन में रख देती तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका नतीजा क्या होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। अब आगे जो तीन चीजें आएंगी उनमें से कुछ एक हो सकता है कि सॉल्यूशन कैसा है, यानी कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं टोनिसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। अब ये टोनिसिटी क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। एक बेसिक डायग्राम है। अब इनको हम कंपेरेटिवली एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल दोनों में ही पढ़ेंगे, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। तो देखिए क्या कह रहा है, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. अब इतनी भारी भरकम भाषा बोली गई है भैया, इसको सीधा सीधा मैं समझा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये एक कटोरी है, तो पानी है, ठीक है।
इसमें भर दिया पानी और इसमें हम डालेंगे अभी थोड़ी सी चीनी। ये डाल दिया, ठीक है। इसमें इतनी चीनी डाली हमने। अब उसके बाद क्या बनाना है, एक सेल बनाना बड़ा सा, रेड कलर से बना देते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया सेल, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी क्या होगा देखिए, बाहर पानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल, तो सेल क्या कर लेगा, पानी अपने अंदर लेने लग जाएगा, पानी अपने अंदर ले लेगा, तो इस वजह से सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ऐसा जो सॉल्यूशन डाइल्यूट रहता है, डाइल्यूट या फिर लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, उसी को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसमें जो है वाटर का मूवमेंट जो है आउटसाइड टू इनसाइड द सेल होगा, ठीक है। So, water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. यानी कि अब इसमें जो पानी है ना, दोनों तरफ आना जाना कर सकता है, लेकिन इसमें जितना बाहर आएगा उससे ज्यादा पानी सेल के अंदर जाएगा। The net overall result is the water that water enters the cell. यानी कि आखिरकार हमें यही देखने को मिलेगा कि पानी जो है सेल के अंदर एंटर कर चुका है। The cell is likely to swell up, और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे कि ये देखिए रेड ब्लड सेल है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी घुस गया, सेल स्वेल हो गया और एक लेवल के बाद वो फट जाएगा, ठीक है। और इसमें प्लांट सेल में देखिए सेल जो है टर्जिड हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है पानी भर गया, ये वैक्यूल है, वैक्यूल है, इसमें पानी भर गया है और ये क्या कर रहा है, टर्गर प्रेशर लगा रहा है। का प्रेशर, टर्गर प्रेशर, जो कि प्लांट को खड़ा रहने के लिए हेल्पफुल करता है, सीधा एकदम टाइट रहने के लिए जो है हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वाटर है will मूव कर, will मूव फ्रॉम आउट एंड साइड ऑफ द सेल। जैसे कि जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, अब मैं पानी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ प्लेट बनाऊंगी। ये प्लेट है और ये सेल है इसके अंदर, और ये का कॉन्सेंट्रेशन और सेल का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ हियर, यानी कि अंदर जितना पानी है बाहर भी सेम ही लेवल का पानी है, या फिर लेवल कॉन्सेंट्रेशन उतना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेम, यानी कि बाहर का जो मीडियम है यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका वाटर कंटेंट या फिर वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बराबर ही है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वहां पे पानी की कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, ना अंदर ना बाहर। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे ही सॉल्यूशन को जो है हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same. यानी कि क्या बोल रहा है कि वाटर जो है आना जाना तो लगातार करते रहेगा, लेकिन जितना अमाउंट बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, उतना ही बाहर आएगा। तो वहां पे हमें ओवरऑल कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और सेल का जो साइज है शुरुआती से आखिर तक सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है हम एनिमल सेल के लिए सेम शब्द इस्तेमाल करते, देखिए नो नेट फ्लो ऑफ H2O, सेल बिल्कुल जैसा का वैसा ही है, लेकिन प्लांट सेल में हम इसको फ्लैसिड बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल को ही फ्लैसिड बोला जाता है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वाटर मूव फ्रॉम
inside the cell to outside. क्लियर? यानी कि अभी थर्ड केस में क्या होगा, लेट सेल पानी पूरी तरीके से बाहर में, क्योंकि का कॉन्सेंट्रेशन हाई और वाटर लो है इसलिए. तो इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, एक अगर ऐसा मीडियम है जिसमें पानी की क्षमता कम है एज कम्पेयर टू सेल, तो मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. ठीक है, तो द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो इसीलिए ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से जो पानी है सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा. Such a solution is known as hypertonic solution. ऐसे सॉल्यूशन को यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. अब इसमें भी क्या होगा, पानी दोनों तरफ जाएगा, अंदर भी बाहर भी, लेकिन इस बार क्या होगा, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल दैन एंटर्स इट, यानी कि ज्यादा अमाउंट में पानी जो है बाहर आएगा एंट्री करने के बजाय. इसीलिए सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे ये एनिमल सेल कैसे श्रिवेल हो गया, यानी कि श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया. क्लियर? और वही प्लांट सेल जो है, इसको हम, इसका प्लाज्मा जो है पूरा साइटोप्लाज्म जो है ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए इसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो ये हुआ है, इसलिए इसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं. तो thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, यानी सिर्फ पानी को ही इधर से उधर ट्रैवल करवाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है. चलिए ऑस्मोसिस की एक्टिविटी समझ लेते हैं. ऑस्मोसिस विथ एन एग, यानी कि अंडे के साथ अगर हम ऑस्मोसिस करके देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट, चलो देखते हैं. Remove the shell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, HCl, कैसा, डाइल्यूट फॉर्म की लेस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेना है आपको. उसमें आपको अंडे का शेल, अंडा रख देना है, जिससे उसका शेल जो है यानी कि आउटर कवरिंग जो है वो डिजोल्व हो जाएगी. शेल यानी आउटर कवरिंग, ये डिजोल्व हो जाएंगी. तो द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो शेल होगी आउटर कवरिंग, ये किससे बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO2. क्लियर? अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग. और अभी जो आपका अंडा कवर दिखेगा ना, एक बिल्कुल पतली सी स्किन लेयर आपको दिखेगी. पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व फॉर आफ्टर 5 मिनट्स. आपको क्या करना है, एकदम प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर में वो रखना है, और 5 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि क्या होगा. What do we observe? आपको क्या देखने को मिला, the egg swells because water passes into it by osmosis. अब एग जो है वो फूल गया होगा क्योंकि पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ चला गया ऑस्मोसिस की वजह से. ठीक है, सेम आपको दूसरी एक्टिविटी करनी है. प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड, डी शेल यानी कि विदाउट शेल, ठीक है, जिसका कवरिंग निकाल के रखा होगा वो, एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स द एग श्रिंक्स. अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा नमक वाले पानी में रख दूँ और 5 मिनट बाद देखूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, जो अंडा है वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया ना. ओके, so water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. यानी कि जो पानी है वो अंडे के अंदर से जो है बाहर वाले एनवायरमेंट में आ गया, क्योंकि वहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और वाटर का लेवल कम था. तो वाटर जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम वाले एरिया में मूव करता है. ठीक है, तो मैं अगर ए बोलूं, ए और बी, तो ए वाला जो है
हाइपरटोनिक हो गया, यानी कि इन टू आउट, ठीक है। और ये वाला जो है हाइपोटोनिक हो, आउट टू इन। इसमें क्या होगा, स्वेल हो जाएगा और इसमें श्रिंक। क्लियर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आपको फिर से ऑस्मोसिस के लिए ही करनी है, लेकिन इस बार आपको किशमिश के साथ करना है। रेजिन्स यानी कि आपके किशमिश। क्या करना है, पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, सूखे हुए किशमिश ले लो या एप्रिकॉट ले लो और उसको सादे पानी में डालकर थोड़ा समय के लिए छोड़ दो। Then place them into a sugar concentrated solution of place them into a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following. और फूलने के बाद क्या करना है आपको, एक तो शक्कर वाले पानी में या तो नमक वाले पानी में उनको रखना है और देखना है क्या होगा। Each gains water and swells when placed in water. अब अगर हमने सादे पानी में रखा तो क्या होगा, हर एक जो किशमिश है वो अपने अंदर पानी ले लेगा और फूल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया पहला वाला केस। दूसरा केस, अगर मैं इनको और साल्ट सॉल्यूशन में डाल दूं इसके बाद, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें मैंने डाल दिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे उड़ जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात है, ये हो गई ऑस्मोसिस। नाउ है, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही करेंगे और सेल वॉल हम कल के पार्ट में शुरू करेंगे। तो देखिए, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब बहुत सारे जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स यानी कि साफ पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है और बहुत सारे जो पेड़ों के सेल्स है, वो क्या करते हैं, पानी कैसे लेते हैं, ऑस्मोसिस के वजह से ही लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि जो पेड़ जमीन में से अपने जड़ों के द्वारा पानी लेता है, ठीक है, वो भी एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया ही है, क्योंकि मिट्टी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट। तो मिट्टी में ज्यादा है यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर बात है। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water is the life of a cell. अब डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो गैसेस का बदलाव करने में और पानी का बदलाव करने में एक कोशिका के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इन एडिशन In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. अब इसी के साथ साथ और डिफ्यूजन की प्रक्रिया की वजह से सेल जो है अपने एनवायरमेंट से न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सेल को जहाँ नीड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट of the cell through a type of transport requires use of energy. अब अलग अलग मॉलिक्यूल जो है हमारे सेल के अंदर बाहर आना जाना करते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगता है और उसमें एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एनर्जी का मतलब है एटीपी। ये एटीपी क्या है, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्लियर। So the plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल है, यानी कि ऑलवेज मूविंग, ठीक है, हिलती डुलती आपको दिखेंगी और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है जैसे कि आपके लिपिड्स और प्रोटीन, ठीक है। यानी कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोजिशन है लिपिड एंड प्रोटीन। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through electron microscope. अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर कर ही देख सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मल इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी।
The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि हमेशा मूव करने की, यानी कि अपने शेप को चेंज करते रहने की जो कैपेसिटी है, इससे क्या होता है, जो सेल है ना, उनको फूड अंदर निगलने के लिए जो है मदद करता है बाहर के एनवायरमेंट से. सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. अब ये जो खाना निगलने की प्रक्रिया है ना, इस प्रोसेस को जो है एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस. अमीबा जो है अपना खाना एंडोसाइटोसिस की मदद से ही पकड़ने का काम करता है. क्लियर? ये है एंडोसाइटोसिस. अब देखिए, ये खाना इसके बाहरी पर्यावरण में मौजूद है. इसने क्या किया, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है आगे निकाल लिया ऐसे. अब देखिए पूरी तरीके से क्लोज, और फिर खाना इसके अंदर, इस अंदर, और फिर डाइजेस्ट कर लिया. क्लियर? यानी ये 1 2 3 4. अब एंडोसाइटोसिस में और दो चीजें आती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस यानी कि सॉलिड चीजें ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग. यहाँ पे सेल ईटिंग. क्लियर हो गई बातें? ये है एंडोसाइटोसिस. ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसके मदद से ही हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं. ठीक है. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. तो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं. थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग. ठीक है, आप बहुत मजे से पढ़िए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए. और अभी एजुकेशनल हब ने साइंस के शॉर्ट्स भी डालना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी आप रहिए. शॉर्ट्स बिल्कुल शाम 7 बजे आ जाते हैं चैनल पर. आपको बहुत सारा चीजें जो है जिस्ट में 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में जो है रिवाइज करने को मिल जाएंगी. इसके लिए आपको करना होगा ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे और नए नए आइडियाज आपको मिलते रहे. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.